नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। अभी हाल ही में यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और इसमें कई अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स ने अलग अलग रैंक हासिल की है, जिनमें से आज हमारे ही शहर के अर्थ जैन ने यूपीएससी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 16 हासिल की है। तो आज हम अर्थ जैन से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में। सबसे पहले अर्थ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, काफ़ी अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट को देखकर। ओके, तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है लाइक 16th रैंक गेन करके? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तरीके से एक जो सपना था वो पूरा हुआ है, एक प्रिपरेशन को क्लोजर मिला है, क्योंकि 2017 में पढ़ाई स्टार्ट की थी। लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 साल काफ़ी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस की गई हैं। तो जब फाइनली रिज़ल्ट आया, ऐसा लगा एक क्लोजर मिला है। ओके, तो अर्थ, आपका जो बेसिकली जो एकेडमिक करियर है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम, मेरी स्कूलिंग जो है वो संस्कृति स्कूल नई दिल्ली में हुई है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से की। आई ग्रेजुएटेड इन 2019। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन समवेयर अराउंड 2017 स्टार्ट कर दी थी। तो 2019 में यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। उस अटैम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। फिर 2020 में जब मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उस अटैम्प्ट में मेरी ये रैंक आई। ओके, तो अर्थ, आपने जैसे बताया कि आप एक आईआईटी स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की हुई है, तो एक आईआईटीएन होने पर भी आपका जो यूपीएससी की तरफ जो आपका इंटरेस्ट था वो कैसे मतलब डेवलप हुआ? किसी से आप इंस्पायर हुए या फिर शुरू से एक ये ड्रीम रहा है कि नहीं यूपीएससी में सेलेक्ट होना है, एक सिविल सर्विसेज में ही जाना है? मैम, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन घर से तो हमेशा से ही था, बिकॉज फादर मेरे खुद आईपीएस हैं। बट कॉलेज में आने के बाद जब मैंने देखा काफ़ी सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा लगा कि तब समझ आया कि ये कितना प्रेस्टिजियस जॉब है। तो एक तरीके से थोड़ा बहुत मोटिवेशन फादर की तरफ से एंड बाकी मोटिवेशन अपने खुद बैचमेट्स एंड दोस्तों की तरफ से, तब ये डिसीजन फिर फाइनली सेकेंड ईयर के एंड में ले लिया कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, तो यूपीएससी की जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वो किस तरह से की? क्योंकि कई सारे जो मतलब जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उन्हें कई सारी चीज़ों को लेकर के, लाइक कितना टाइम पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना टाइम जो है रिलैक्स रहना है, कितना टाइम उस पढ़ाई को देना है। तो आपके लिए ऐसे कौन कौन सी चीज़ें नहीं थी जो आपके माइंड में जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब रही थी? इनिशियली मैम जो कंसर्न्स थे, 2-3 कंसर्न्स थे। एक तो कि एक ऑरा तो बना हुआ था यूपीएससी का कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सा एग्ज़ाम है एंड ये ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड एग्ज़ाम है। इससे पहले हमेशा लाइफ में मैथ्स और फिज़िक्स ही की थी, तो एक टाइप का अनसर्टेनिटी या एंग्जाइटी तो थी कि ह्यूमैनिटीज़ के इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कैसे करूँगा। ऐसा लगता था बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। मैथ्स तो समझी जा सकती है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें बहुत कुछ याद करने का है। तो मेरे ये 2 बेसिक कंसर्न्स थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, तो आपने जैसे यूपीएससी की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चुनने पड़ते हैं, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया? मैंने मैथ्स चुना था। मैथ्स चुनने की वजह ये थी कि मैथ्स एक काफ़ी हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। इनफैक्ट कल ही हमारी मार्कशीट आई है तो मेरे 299 मार्क्स आए हैं, जो कि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स माने जा रहे हैं इस बार। इसका मतलब कि वो जो चॉइस ऑफ ऑप्शनल था उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है फाइनल रिजल्ट में। जब बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था, तो उनको किस तरह से जो है अपने आप को मैनेज करके चलना चाहिए? क्योंकि कई सारे कन्फ्यूजन माइंड में होते हैं कि कैसे पढ़ें, किस पैटर्न को फॉलो करें, और सबसे बड़ी बात जो है किस तरीके से हम अपना एक रूटीन बनाएं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जहाँ तक कैसे प्रोसीड करना चाहिए, मेरे हिसाब से पहले 2-3 टास्क हैं जो इमीडिएट फोकस आपका रिक्वायर करते हैं। एक तो है कि एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज यानी एक बुक लिस्ट बनाई जाए। जनरली ये बुक लिस्ट नेट पर मिल जाती हैं, मोर और लेस सिमिलर ही होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए सभी लोग स्पेक्ट्रम बुक करेंगे, तो ये बुक लिस्ट एक बार मिल जाए तो इन बुक्स को अरेंज करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आप कोचिंग लेने वाले हैं या नहीं, और अगर लेने वाले हैं तो कौन सी कोचिंग। आजकल बहुत सारी कोचिंग्स आ गई हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे आ गए हैं। कई कोर्सेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं।
नंबर 3 जैसा कि जो हमारा पिछला सवाल था, नंबर 3 इज़ चूजिंग द ऑप्शनल का बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता है फाइनल मार्कशीट में। तो जितनी जल्दी हो सके हमें ये ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए और उस ऑप्शनल के लिए भी बुक लिस्ट और कोचिंग डिसाइड करनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज़ों से मतलब वो कट ऑफ हो जाते हैं, लाइक वो अपना एक सेपरेटिंग जोन बना लेते हैं कि लाइक पढ़ाई पे ध्यान देना है, किसी से इतना मिलना नहीं है, फ़ोन भी जो है यूज़ नहीं करते हैं, टीवी भी नहीं देखते हैं इवन। तो आपने भी ऐसा कुछ किया था जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मैम मेरा मानना है कि एक मिडिल ग्राउंड अप्रोच रखनी चाहिए। अगर हम सारा सोशल मीडिया वगैरह चलाएंगे तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, अननेसेसरली डिस्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन पूरी तरीके से आप आइसोलेट हो जाएंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी प्रिपरेशन फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। बेसिकली पूरी तरीके से आइसोलेट करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो अगर कोई मेरे से एडवाइस मांगे मैं यही कहूँगा कि कम से कम अपने दोस्तों से बात करते रहें, व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह आजकल चलाते रहें, एक छोटा ग्रुप रखें एस्पिरेंट्स का। जैसे मैं अपने कॉलेज के एस्पिरेंट्स से कनेक्टेड था एंड ऑलमोस्ट हर वीक बात चलती रहती थी कि किसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए प्रिपरेशन में। तो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा, लेकिन एक कंट्रोल रहना चाहिए, एक रिस्ट्रेन रहना चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़ाई से। आपके फादर भी खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कभी मतलब ऐसा कोई बचपन से या फिर ये एक फादर को देख के इंस्पिरेशन आया या फिर कोई ऐसा प्रेशर जैसा लगा, पीयर प्रेशर कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में ही जाना है या फिर मुझे सिविल सर्विसेज ही करनी, या फिर फादर के कहने पर आपने ऐसा कुछ किया या फिर आपका खुद का मन था? पीयर प्रेशर मैम मतलब एक तरीके से प्रेशर कभी फैमिली की तरफ से नहीं आया, लेकिन दोस्तों का हमेशा से एक्सपेक्टेशंस हाई रहता था। जैसे कि ये मान के चलते थे कि अगर फादर आईपीएस हैं तो फिर मैं आईएएस या आईपीएस अब मेरा गोल होगा, जबकि ना मेरे पेरेंट्स ने अभी कभी ऐसा मेरे पर एनफोर्स किया, ना कभी मैंने ऐसा सोचा। लेकिन एक तरीके से दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस उस टाइप की थी, तो दोस्तों से पीयर प्रेशर ज़रूर था। ओके, तो मतलब आप ये कि आप दोस्तों की उम्मीदों पर आप खरे उतरे। ओके, तो आईएएस जो है आपने एग्ज़ाम अब आपने क्लियर कर लिया है और अब आप जो है मसूरी जाएंगे। तो आईएएस बनने के बाद मतलब ऑफिशियली जो रहेगा आपका एम क्या रहेगा? क्योंकि कई हम लोग देखते हैं कई बार कि जो आईएएस होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमें जनसेवा करनी है। आपका एम क्या रहेगा जनसेवा के साथ साथ? मैम बहुत जल्दी है ये बताने के लिए, बिकॉज कई लोग ये सवाल पूछते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि अभी तक जो नॉलेज रही है हमारी बहुत बुकिश सी नॉलेज रही है। मैं ऐसे बोल्ड एंड एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता कि मैं आकर एकदम पूरा एजुकेशन बदल दूंगा जब मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ ही अभी पूरी तरीके से नहीं पता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक बार अपॉइंट हूँ तो उसके बाद मैं ग्राउंड रियलिटी समझना चाहूँगा एंड उसी के बाद प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो और न्यू कमर जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं लेकिन उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अपनी तरफ से जो आपका पर्सनली आपने खुद एक्सपीरियंस किया है? मैम पहली चीज़ तो एग्ज़ाम काफ़ी अनसर्टन है। मैं किसी को ये कभी ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो ही जाएगा। खुद जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो ये मान के चला था कि अगर ऐसे जैसा पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटैम्प्ट के लिए पढ़ूंगा, तीसरे अटैम्प्ट के लिए पढ़ूंगा, एंड अगर कोई भी बैकअप प्लान होगा तो वो तीसरे अटैम्प्ट के बाद देखा जाएगा। फॉर्चुनेटली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहली एडवाइस तो यही रहेगी कि मान के चलें कि ये एक लंबी रेस हो सकती है। कई लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, लेकिन जनरली जो हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं मोस्ट लोगों का सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट में होता है। दूसरी चीज़ प्रिपरेशन अगर एक अटैम्प्ट भी मान लें तो भी एक अटैम्प्ट मीन्स कि आप मिनिमम 2 साल पढ़ रहे होंगे, बिकॉज एक अटैम्प्ट के लिए 1 साल पहले एंड फिर दूसरी साइकिल का। तो सस्टेनेबिलिटी जो प्रिपरेशन की है और एक डिसिप्लिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूरा जितना लेट्स से आप अगर 10 से 11 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो ये आपको ओवर 2 ईयर्स सस्टेन करना है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो लोग अपना टारगेट्स बनाएं प्रॉपर, जैसे मंथली, वीकली, डेली, और एक डिसिप्लिन, एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ उन्हें एनफोर्स करें। और ये चीज़ अगर आप 2 साल कर पाएँ तो रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच और हमसे बात करने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। एंड आपको बहुत 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 बधाई है कि आपने यूपीएससी में 16th रैंक आपने हासिल किया और साथ ही आपने ग्वालियर का इवन सभी का नाम आपने रोशन किया है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ थे अर्थ जैन जिन्होंने अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के कई सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आप बने रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूँ मिताली, नमस्कार।